नमस्कार दोस्तों। आज भारतीय राजनीति के कई दोहरे चेहरे नजर आते हैं। कोई कुछ कहता है, करता कुछ है। कोई कुछ कहता है और करता कुछ है। जी हां, इसी तरह से नजर आता है। और तब और भी नजर आता है जब बसपा की प्रमुख मायावती कहती हैं कि सपा दोगले चेहरे की है। और उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ होती है कि राहुल गांधी संविधान हाथ में लेकर संविधान के लिए लड़ क्यों रहे हैं, दलितों के लिए क्यों लड़ रहे हैं। जी, आज उनको यह पीड़ा होती है। आज भारतीय जनता पार्टी को, मोदी को, आरएसएस के लोगों को पीड़ा होती है कि कांग्रेस यह क्यों पूछ रही है कि अब तालिबानियों की गोद में मोदी क्यों बैठ रहे हैं, क्यों तालिबानियों को गले लगा रहे हैं और चीन के आगे सरेंडर कर रहे हैं। उन्हें तकलीफ होती है जब राहुल गांधी पूछते हैं कि आप कहते हो आत्मनिर्भर भारत और खरीदते सब कुछ विदेश से हो, और विदेश नीति का वो बेड़ा गर्क किया कि पाकिस्तान को अमेरिका बार बार बड़े बड़े असलहे दिए जा रहा है जो भारत के लिए खतरा बनते हैं, भारत को असुरक्षित करते हैं। तकलीफ हो जाती है। जी, आज यही सब विषय। तो आज मायावती से बात करते हैं। वही मायावती जिन्होंने 9 साल बाद कोई रैली की है, वो भी लखनऊ में। और जो रैली उन्होंने की है 9 साल बाद लखनऊ में, उस रैली में बम्पर भीड़ जुटी। हालांकि जितनी भीड़ मायावती की रैली में जुटती थी उसका वो बहुत कम थी, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है लाखों में भीड़ थी। और यह रैली उस ग्राउंड में थी जहां किसी दूसरे दल को रैली करने की अनुमति नहीं है। सरकार इतनी मेहरबान थी कि उनकी होर्डिंग्स कहीं भी लगे, कोई हटाने वाला नहीं था। सरकार इतनी मेहरबान थी कि पूरे उत्तर प्रदेश के ट्रांसपोर्ट विभाग को यह निर्देश दे दिया गया था, सभी आरटीओ को निर्देश दे दिया गया था कि अधिक से अधिक गाड़ियां प्रोवाइड की जाएं मायावती की रैली के लिए। कांग्रेस, सपा का, दूसरों का, सबकी बुराई करना, सिर्फ तारीफ करना बीजेपी की कुछ समझ में नहीं आता। ये रैली ही अकेली बीएसपी की नहीं है, ये बीजेपी बीएसपी की दोनों मिला करके है। पूरा सरकारी अमला इसमें लगा हुआ है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मेरे पास था, उठा के रिकॉर्ड पूरा उठा के देख लीजिए। तो जो कल एआरटीओ थे वो डीटीसी हो गए, डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हो गए। अब जब उनसे बात, आते रहते हैं मेरे घर, जब उनसे बात होती, कहा सर बड़ा दबाव है सरकार का, हर जिले में ये कहा कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बसें देना है। आरटीओ से कहा, और डीटीसी का ये होता है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, टीसी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से भी कहा कि जितनी जो बसें हैं वो आपको देना, डीजल भी नहीं लेना। तो भैया ये तो सरकारी कहूं, किसका कहूं, बसपा कहूं, किसका प्रोग्राम कहूं। जी हां, सब कुछ व्यवस्था करने की कोशिश की गई। बहरहाल निश्चित रूप से मायावती को चाहने वाले, उनके लिए समर्पित लोगों की संख्या, बड़ी लंबी संख्या, भारी संख्या, और लोग पहुंचे। जब इतनी बड़ी ताकत है मायावती के हाथ में, तो सवाल यही खड़ा हो रहा था कि एक आवाज पर जब लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो मायावती कहां थी जब दलितों पर अत्याचार हो रहे थे? मायावती कहां थी जब पिछड़ों पर अत्याचार हो रहे थे, जो अति पिछड़े उन्हें सपोर्ट करते थे? मायावती तब कहां थी जब अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे थे, जिनकी वो बात करती हैं? मायावती कहां थी जब आदिवासियों पर हमले हो रहे थे और वो कुछ नहीं बोल रही थी? मायावती कहां थी जब दलितों पर पेशाब की जा रही थी, उनकी बेटियों के साथ में रेप, गैंगरेप किए जा रहे थे? कहां थी? चंद घटनाओं की बात कर लेते हैं। वो आखिर उस आईपीएस अफसर के हरियाणा में, जो हरियाणा की भाजपा सरकार के उत्पीड़न से
उसके अफसरान के उत्पीड़न से, चहेते अफसरों के उत्पीड़न से तंग आकर आत्महत्या कर लेता है। वह दलित आईपीएस अफसर उस व्यवस्था से तंग आकर उसके लिए एक शब्द क्यों नहीं बोली? वो एक शब्द क्यों नहीं बोली कि भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूते से हमला किया गया, कोर्ट में किया गया? वो नहीं बोली। वो उस पर भी नहीं बोली। रायबरेली में जिस तरीके से मारा गया वहां हरिओम वाल्मीकि को, जो दलित समुदाय से था, पीट पीट कर लिंच करके मार डाला गया, मायावती कहां थी और क्यों नहीं उस पर बोली? सिर्फ यही होती तो कहते। प्रयागराज में एक दलित व्यक्ति को, हीरालाल को, पीट पीट के पुलिस ने मार डाला, वो नहीं बोली। क्यों नहीं बोल रही? सिद्धार्थनगर में एक दलित बच्ची के साथ बीजेपी के नेता ने रेप किया और जिस तरीके से उसे मरणासन छोड़ा, उस पर वो क्यों नहीं बोली? वो क्यों नहीं बोलती है कि रामपुर में 11 साल की सिर्फ एक दलित बच्ची के साथ में क्रूरता से हमला होता है, उस रेप होता है और सब कुछ होता है, 3 दिनों तक वह बेहोश रहती है, उस पर क्यों नहीं बोली? राहुल गांधी तो हर एक पे बोलते हैं। राहुल गांधी इस पर भी बोले, राहुल गांधी उस पर भी बोले। और फतेहपुर में जब 8वीं में पढ़ने वाली एक बच्ची के साथ में, दलित बच्ची के साथ में गैंगरेप होता है, तब भी वो नहीं बोली, राहुल गांधी बोले। राहुल गांधी हरिओम वाल्मीकि के साथ हुई ज्यादती पर भी बोले और अपनी पार्टी के लोगों को भी भेजा। राहुल गांधी तब भी बोले जब 14 साल की दलित बच्ची के साथ में मैनपुरी में रेप होता है, गैंगरेप होता है और मार दिया जाता है, उसका वीडियो शेयर किया जाता है। वो तब भी बोले जब ललितपुर में 9 साल की बच्ची के साथ में रेप होता है, तब भी वो बोले। वो तब भी बोले जब बरेली में 16 साल की दलित लड़की के साथ में रेप होता है, वो मजिस्ट्रेट के सामने बयान देने जा रही थी, उसके पहले संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई। किसी ने कहा आत्महत्या है, किसी ने कहा कुछ हो गई। बहराइच में जब एक नाबालिग दलित बच्ची के साथ में रेप होता है, उसके पिता को इस तरह प्रताड़ित किया जाता है समझौते के लिए और उसका गला काट के हत्या कर दी जाती है, मायावती नहीं बोली। बरेली में जब एक एसएचओ रेप पीड़िता के साथ में ही रेप करता है और उसके साथ में रेप करने के अलावा और शोषण करता है, इसी तरह उन्नाव में नाबालिग दलित लड़की के साथ में रेप होता है, गैंगरेप होता है, उसके घर में आग लगा दी जाती है, मायावती नहीं बोली। राहुल गांधी इस पर भी बोले, प्रियंका गांधी बोली। राहुल गांधी इस पर भी बोले कि लखीमपुर खीरी में 13 वर्षीय दलित लड़की के साथ खेत में गैंग रेप होता है, मार दी जाती है, 100 उसका मिलता है। लेकिन मायावती नहीं बोली। मायावती नहीं बोली कि हाथरस में जब एक दलित लड़की के साथ में गैंग रेप होता है, सब कुछ होता है और करने वाले भाजपाई होते हैं, मायावती नहीं बोली। इनमें से किसी के भी आंसू पोंछने नहीं गई, कहीं पर भी वो नहीं गई। तो फिर मायावती क्या कर रही है? किसके लिए बोल रही है? वो उस आदित्यनाथ की तारीफ कर रही है जिस आदित्यनाथ के राज में सबसे ज्यादा दलितों के साथ में अपराध यूपी में हो रहे हैं, दलितों के साथ में हर तरह का उत्पीड़न हो रहा है। वो उस मोदी योगी की सरकार की प्रशंसा करती है जिसमें दलितों, आदिवासियों और दूसरों को मारा जाता है, उनके ऊपर पेशाब किया जाता है और सब कुछ होता है। वो उनकी प्रशंसा कर रही हैं, उनका आभार व्यक्त कर रही हैं जिनके राज में सबसे ज्यादा मुसलमानों पर हमला हो रहा है, अल्पसंख्यकों पर हमला हो रहा है। तो मायावती किसकी है, किसके लिए काम करती है? यदि काशीराम, डॉक्टर अंबेडकर इनको अपना आदर्श बताती हैं तो फिर वो यह नहीं बता पाती कि इस पर बोलती क्यों नहीं, क्यों डरी हुई? किसी ने कहा मायावती आज इसलिए प्रशंसा कर रही है मोदी योगी की क्योंकि उन्हें डर है यदि ये नहीं करेंगी तो वो महल में नहीं जेल में होंगे। जी आज कुछ इसी तरह की स्थितियां, आज उन्हें राहुल गांधी खराब लग रहे हैं जो दलितों के लिए लड़ रहे हैं, उस संविधान के लिए लड़ रहे हैं। वो कहती हैं इनको संविधान का कुछ नहीं है, ये बेइज्जती करते हैं, वो करते हैं। राहुल गांधी कैसे कर सकते हैं? उन्हीं के परदादा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही तो संविधान सभा बनाई थी। सबसे पहली बार भारत के इतिहास में 1928 में नेहरू जी के, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ने ही नेहरू रिपोर्ट के रूप नाम से संविधान बनाया था और
संविधान सभा बनाने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसमें जिस तरह से डॉक्टर अंबेडकर को शामिल करने के लिए अपने ही सदस्य जयकर का इस्तीफा कराया और शामिल किया था। यही नहीं, नेहरू जी ने उन्हें संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी बनाया था। तो संविधान बनाया जिन्होंने उसके लिए सब कुछ किया, वो उसका कैसे अपमान कर सकते हैं? वो तो उसके ही लिए समर्पित हो। रही बात नेहरू जी से, बाकी सबसे, चलिए कोई बात नहीं, आप राजनीतिक हो सकती है, लेकिन जब आप यह बोलते हैं तो आप अपने ही समाज का नहीं बोलते। जो समाज आपकी एक आवाज पर खड़ा हो जाता है, भूखा प्यासा हर तरह से दौड़ता चला आता है। सही कहते हैं, वो खरीद के नहीं लाया गया था, दिहाड़ी पर नहीं लाया गया था, लेकिन फिर भी वो आया सब छोड़ के। क्यों? क्योंकि उसे यकीन था। लेकिन आपने तो वो बर्बाद कर दिया। आप तो सबकी सिर्फ बुराई कर रही हैं, वो भी विपक्ष की, जिस सत्ता पक्ष में पिछले 11 साल से उस पर अन्याय हो रहा है और उत्तर प्रदेश में 9 साल से अन्याय हो रहा है, उस पर नहीं बोल रही। बड़ी अजब की स्थिति है। चलिए इसको छोड़ दीजिए, अब आ जाता हूं उसी तरीके से भाजपाइयों का चरित्र। तो दोगला चरित्र भाजपा का यूं दिखता है कि तालिबान तालिबान चिल्लाते थे, अब तालिबान का विदेश मंत्री आमिर भारत आता है तो भारत सरकार बिछ जाती है, उसके आगे पीछे चलती है और जिस तरीके से स्वागत करती है, सब करती है, अपने आप में है कि जिसे दूसरों को तालिबानी कह के गाली देते थे, आप क्या है उनके साथ खड़े। दूसरे नेताओं को आप चीनी एजेंट बता देते थे और चीन के साथ में इतने गहरे रिश्ते आप बना रहे हैं उसके साथ वो, और उस चीन के साथ जो अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो पाकिस्तान के साथ खड़ा था, पाकिस्तान ने जो हमारे 7 विमान मार गिराए, वो चीन की मदद से मार गिराए, यह बात वहां के मंत्री ने कही। और इसके बाद आप उस डोनाल्ड ट्रंप को माय फ्रेंड ट्रंप ट्रंप चिल्लाते थे, जिसने अपने सबसे घातक मिसाइलें पाकिस्तान को दे दी, जो असल में भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी लड़ाई भारत से। तो आप कर क्या रहे हैं? और जिस मसूद अजहर को आपने छोड़ा था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, अजीत डोभाल जिसे छोड़ के आए थे, उस आतंकी को, जिसने तब से 1999 के बाद में भारत में जितने आतंकी हमले हुए वो सब जैसे मोहम्मद ने यानी मसूद अजहर ने ही करा। बावजूद इसके मसूद अजहर की को इतना आपने ताकत दे दी कि उसकी बहन सादिया, उसे वो अपनी पहली बार महिला विंग बनाता है और उसका प्रमुख बना देता है। तो अब आप बताइए आप क्या कर रहे हैं? आपका दोगला चेहरा यहां भी दिखाई देता है कि राहुल गांधी मेक इन इंडिया की बात करते हैं, आप उसी को नाम देते हैं आत्मनिर्भर भारत का, और इसके बाद में इंग्लैंड से आप मिसाइल, छोटी मिसाइल खरीदने की बात करते हैं। यानी आप छोटी मिसाइल भी नहीं बना सकते हैं, इस स्थिति में भी नहीं। पंडित नेहरू तो उस समय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की चेन बना गए थे, इंदिरा गांधी ने उस समय परमाणु परीक्षण कर लिया था, तमाम चीजें बना दी थी, चिप भी बना दी थी। आपने क्या किया? चिप से सिप की बात कहते हैं और बना कुछ नहीं पाते। इससे समझ में आता है कि आपका कितना दोगला चेहरा है। तो वह दोगला चेहरा हर जगह नजर आता है। आप न देश के हैं, न देश के लोगों के, न संविधान के हैं, न किसी के। आप मायावती का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि चुनाव का माहौल है, आप घबराए हुए। भड़काने के लिए आप देख रहे हैं कि दलित, आदिवासी, मुस्लिम राहुल गांधी को सबसे ज्यादा प्यार कर रहे हैं, और इसलिए आप घबराए हैं मायावती को के ऊपर पैसे से लेके सब कुछ लगा रहे हैं। यह बात मायावती के सहयोगी रहे, उनके सबसे खासम खास रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने भी बता दी, और मायावती के खास रहे दलित चिंतक ने भी बता दी। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आपने क्या किया, लेकिन यह सच है। मानवर कांशीराम जी की आज महापरिनिर्वाण दिवस है। इस अवसर पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने एक बड़ी रैली, महारैली में कहूंगा, वो बुलाई उन्होंने लखनऊ में, और अनुमान है कि करीब 5 लाख लोगों ने मान्यवर कांशीराम जी को अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की, और बहन कुमारी मायावती जी ने करीब 1 घंटे का भाषण दिया। इस भाषण में उन्होंने कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी पर जमकर प्रहार किए।
लेकिन आश्चर्य ये हुआ कि जब उन्होंने योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की। हालांकि ये प्रशंसा उन्होंने इस मार्गों के रखरखाव को लेकर के की कि जो पैसा इसके जरिए आ रहा था वो पैसा इसी के रखरखाव पर खर्च किया इस सरकार ने, और जो बीएसपी है उसने इसके लिए बाकायदा अपना प्रस्ताव भी दिया था, निवेदन किया था, और इसलिए उन्होंने कहा कि हम आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन इसके राजनीतिक मायने बहुत हैं। जाहिर तौर पर जो करीब 5 लाख लोग आज लखनऊ में थे वो उत्तर प्रदेश के हर जिले से थे। आप कह सकते हैं कि बीएसपी के प्रतिनिधि के तौर पर, समर्थकों के तौर पर जो हार्डकोर समर्थक है वो पहुंचे हुए थे। कई राज्यों से भी लोग पहुंचे हुए थे। क्या ये संकेत नहीं है बीजेपी के प्रति सॉफ्ट होने का? और वो ऐसे समय में योगी आदित्यनाथ माने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तारीफ करना, जब इसी उत्तर प्रदेश में दलितों पर होने वाला अन्याय, उत्पीड़न, अत्याचार 1.5 गुना ज्यादा बढ़ गया है। जिस समय दलितों के बच्चों के आरक्षण से लेकर के और फीस तक छीनी जा रही हो, जब नौकरियां खत्म कर दी जा रही हो, जिस प्रदेश में जो सफाई कर्मी हैं, हालांकि अभी योगी ने ऐलान तो किया है, लेकिन उस ऐलान को आप क्या कहेंगे जब उन्होंने हाथरस में उस बेटी के बलात्कार के बाद भी कहा था कि हम सरकारी नौकरी देंगे, और बाद में विधानसभा में मुकर गए। यही योगी जी हैं जिन्हीं के कार्यकाल में हाथरस में और अभी रायबरेली में 5 दिन पहले हरिओम की पीट पीट करके हत्या कर दी उन अट्टहास करते हुए लोगों ने जो ये कह रहे थे कि हम तो बाबा वाले हैं। लगातार दलित महिलाओं के रेप से लेकर के और दलित उत्पीड़न की तमाम घटनाएं, पेशाब पिलाने तक की घटनाएं, मूंछ काट लेने की घटनाएं, मोटरसाइकिल पर जा रहा है तो उसको अपमानित करने की घटनाएं उत्तर प्रदेश में इसी योगी आदित्यनाथ की सरकार में हो रही हैं, और एक जाति विशेष की दबंगई खुलेआम चल रही है। और इधर मायावती जी हैं कि वो तारीफ करती हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या 2027 में जो उन्होंने कहा कि हम सरकार बनाएंगे, तो सरकार क्या बीजेपी के साथ मिलकर के बनाएंगे? इसके मायने ये भी दिखाई पड़ते हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जो उन्होंने आज हमला किया, सपा के लिए कहा दोगुली पार्टी है। हालांकि अखिलेश यादव जी के साथ उन्होंने गठबंधन किया था 2019 के लोकसभा चुनाव में, और तब ये कहा था कि हमने सारे उनके गलतियां थी वो माफ कर दी हैं। वो आपको याद होगा जो गेस्ट हाउस कांड था, उसकी जो एफआईआर थी, जो मुकदमा चल रहा था, वो भी उन्होंने वापस किया था। लेकिन आज अचानक फिर उन्हें वो समाजवादी पार्टी दोगुली नजर आने लगी। कांग्रेस पार्टी का तो उन्होंने मजाक बनाया कि जो कांग्रेसी हाथों में संविधान लेकर के घूम रहे हैं वो नाटक कर रहे हैं। लेकिन बहन जी क्या इस बात को नहीं जानती कि जो संघी आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, वो तो खुलेआम अपने हाथ में मनुस्मृति लेकर के घूम रहे हैं। और माफ कीजिएगा, ये तो नाटक भी नहीं है। बिहार में भाजपा कहती थी सुशासन, और जो 20 साल से सुशासन वो कुशासन में बदल गया। वह भी दिखाई दे रहा है। वहां पे भी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों सब पर हमले हो रहे हैं, उनके वोट काटे जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, कोई मदद नहीं। और तब कांग्रेस पार्टी मजबूरन 20 साल के इनके काले अध्याय का बुकलेट जारी करती और बताती कैसे इन्होंने हर भ्रष्टाचार, हर गलत काम किया है। 20 साल विनाशकाल। भाजपा जदयू नेताओं के चुनावी भाषणों में बिहार विकास की गंगा में डुबकी लगा रहा है, अन्यथा बिहार की जमीनी हकीकत तो बेहद भयावह एवं दयनीय है। प्रदेश के मुख्यमंत्री बीमार है, दिल्ली से चल रही सरकार है, गुंडा राज ने मचाया हाहाकार है, न शिक्षा, न स्वास्थ्य, न रोजगार है, मंत्रियों को कमीशन की दरकार है, हर ऑफिस में फैला भ्रष्टाचार है। देखिए भाजपा जदयू के 20 साल का पूरा हिसाब। 1. बिहार सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ा, देश के 17 बड़े राज्यों में सबसे पिछड़ा राज्य। 2. भीषण गरीबी, बिहार में 5 करोड़ लोग मात्र 40 रुपए दैनिक आमदनी पर जी रहे हैं। 64% लोग 67 रुपए से भी कम आमदनी पर जी रहे हैं। 3. पलायन की पीड़ा, 2 करोड़ 98 लाख मजदूर, 94% की आमदनी 10,000 से भी कम। बेरोजगारी का दर्द, युवा झेलते रहे बेरोजगारी की मार, मोदी नीतीश सुनाते रहे जुमले हर बार। पीएम इंटर्नशिप योजना में 1 करोड़ की जगह सिर्फ 28,000 युवाओं को मिली इंटर्नशिप। 5. पेपर लीक से भविष्य चौपट, पिछले वर्षों में 10 से अधिक पेपर लीक। गुंडा राज,
20 वर्ष में 60,000 से अधिक हत्या, 1,15,000 से अधिक हत्या के प्रयास। 7. चौपट शिक्षा व्यवस्था, 16,529 स्कूलों में बिजली नहीं। 70,000 करोड़ का घोटाला, बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में बिना हिसाब दिए 70,000 करोड़ का महाघोटाला। 9. बजट खर्च नहीं, 5 वर्षों में अपने ही तय बजट का लगभग 3,60,000 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाई सरकार। 10. बीमार स्वास्थ्य व्यवस्था, बिहार में 69% तक डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी से हुआ बीमार। 69.4% बच्चे अनीमिया ग्रसित। 12. बिहार में अदानी लूट, मात्र 1 रुपए की वार्षिक लीज पर अडानी को दी गई 1020 एकड़ जमीन। अडानी बिहार को देगा 6.075 प्रति यूनिट, जबकि महाराष्ट्र को 3 रुपए 67 पैसे, यूपी को 3 रुपए 72 पैसे और बंगाल को 3 रुपए 60 पैसे प्रति यूनिट फिक्स चार्ज पर दे रहा है। 13. फर्जी डिग्री का फैलाया धंधा, प्रदेश भर में फर्जी डिग्री का नेटवर्क उप मुख्यमंत्री तक है ग्राहक। फर्जी डिग्री रेट चार्ट, आना किसानों की बर्बादी। अमेरिका ने मखाने पर 50% टैरिफ बढ़ाया, संकट में मखाना किसान। 15. भ्रष्टाचार के पुल, 3 वर्षों में गिरे 27 पुल, सिर्फ 2024 में 17 दिनों में गिरे 12 पुल। 16. फर्जी मंत्री भ्रष्ट सरकार, 7वीं फेल उप मुख्यमंत्री, बिना मैट्रिक बना फर्जी डीलिट धारक, जहरीली दवा निर्माता, सजा याफ्ता मंत्री, जाली जिवेश। 17. मां गंगा को धोखा, मां गंगा को किया गंदा, नहाने लायक तक नहीं छोड़ा, सीवरेज प्लांट के नाम पर हुआ भ्रष्टाचार। यह है भाजपा जदयू के 20 साल के विनाशकाल का हिसाब। घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, तो ऐसे में वोट चोरी की साजिशें रचते हैं। जी हां, और ऐसे छद्म युद्ध करते हैं जो मायावती जैसे लोगों को छलिया बना के, और मायावती भी संकेत देती हम तो भाजपा की उसमें बैठे। जी हां, यही सच। जय